बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, नहीं नर्वस भी है सब लोग कि 11th क्लास की पढ़ाई हो रही है। तो देखो बेसिकली समझना ये है कि आप लोग 10th एंड 12th से जो उठ के आए हैं, ठीक है ना, आप लोग जो 10th में पढ़ाई किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। जैसे आप लोग 10th में क्या पढ़ाई था, आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट था थोड़ा बताओ। एसएसटी था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और आपका संस्कृत था, मैड था, ठीक है ना, और अलग अलग संस्कृत भी था, बहुत टाइप का अलग अलग चैप्टर्स भी रहता है सबका, कोई एडिशनल चैप्टर्स भी रहता है बहुत सारे अलग अलग स्कूलों में, है ना। तो 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा डिफर है, ठीक। 10th में हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और 11th में हम लोग बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। किसी भी चीज को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा उसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह कॉमर्स भी बहुत ज्यादा डीपली है। कॉमर्स अगर ले रहे हो तो आप लोगों को इतना याद रहना चाहिए, सबको समझ जाना चाहिए कि आप बेसिकली मैथ को पकड़ रहे हो, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स साइंस को पकड़ते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स मैथ को पकड़ते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग अब सिर्फ मैथ पे ज्यादा ध्यान देना। किसी का कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मजबूत कर लो, ठीक। ज्यादा नर्वस भी नहीं होना है किसी को और ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना है किसी को, ठीक है, कि न्यू चीज पढ़ रहे हैं। और बहुत किसी को नर्वस होगा कि न्यू चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अलग डिफर होता है। तो चलो देखो, आज जिस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉमर्स को लेकर। और कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, कि अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बहुत किसी को अब समझ में नहीं आएगा कि हिंदी इंग्लिश था तो वो सब बढ़िया था, लेकिन अब क्या है कि कॉमर्स है तो कॉमर्स क्या क्या होता है, कॉमर्स कब आया था, कब उसका इजाद हुआ, कौन निकाला कॉमर्स, है ना। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सबके माइंड में रहता है। तो उतना कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है किसी को। सब आराम से पढ़ो। नर्वस हो तो नर्वसनेस को दूर करो, अपना 100% फोकस रखो पढ़ाई के वक्त जब पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो देखो कि जब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं और क्लास 11th में 10th एक बाउंड्री होती है और 11th उस बाउंड्री के उस पार वाला एरिया होता है, ठीक है। मतलब आपको एक बाउंड्री को क्या करना है, फांद के आना है दूसरी तरफ, ठीक। तो वहां पर आपको मिलेगा 11th में क्या, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक। तो हम लोग तो अपन लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग तो कॉमर्स पढ़ेंगे। तो कॉमर्स में क्या है कि कॉमर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ जाओ, ठीक है, कि कॉमर्स किससे रिलेटेड करता है। तो अगर मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊं कि कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, ये रिलेटेड करता है किससे, गुड्स एंड सर्विसेज से, जो एक्सचेंज करना हो, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब अगर हम किसी को गुड्स दे रहे हैं तो उससे बदले में हमको कुछ मिलेगा, और सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले में भी मुझे कुछ मिलेगा। इसी तरह वाइज एंड वर्सा भी है, उल्टा भी कर लो कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए, तो वो सर्विस दे रहा है तो हमको उसको कुछ पे करना चाहिए, मतलब देना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी का मतलब होता है कॉमर्स, ठीक। सरल भाषा में समझो, ज्यादा अंदर डीपली इसको मत पढ़ो, ठीक है। ये डेफिनेशन है, अभी दुनिया बहुत बाकी है। तो कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। फॉर विच कॉस्ट, किस कॉस्ट में, किस मूल्य में हमको ये एक्सचेंज करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखिए हर गुड्स एंड एक सर्विसेज का अपना अपना एक पे ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। पे ऑफ चार्जेस का मतलब उसका कुछ कॉस्टिंग होता है, उसके बदले में जो हम अमाउंट उसको पे कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ कॉस्टिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज। एट विच कॉस्ट, एट ए सर्टेन कॉस्ट या प्राइस आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये कि कॉमर्स का मतलब तो हम लोग इतना ही समझना है कि रिलेटेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। अब बात जब आता है अकाउंट्स का, मेनली चैप्टर यही है आपका अकाउंट्स। 11th क्लास में एक बहुत बड़ा आपके लिए बोल सकते हैं तूफान हो सकता है अकाउंट्स, की अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अकाउंट्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, तो आप लोग अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बोलूंगा
तो कैसे बोलूंगा वो मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट्स का मतलब होता है, अकाउंट्स मीन्स रिकॉर्ड all transactions, record all transactions and events which has financial nature। अब समझिए कि मेनली कॉमर्स का जो यूज होता है वो बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। बिजनेसमैन लोग ज्यादातर कॉमर्स का यूज करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हो कि बिजनेस इज इक्वल टू कॉमर्स, ठीक। अब बात है कि कॉमर्स में अकाउंट्स कहां से आया। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो उसको बोलते हैं हम लोग लेखा तंत्र। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, लेखा तंत्र का मतलब होता है अकाउंट्स। मतलब कहीं पर कुछ लिखना, ठीक, लेकिन क्या लिखना, एक स्टेटमेंट को लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक। वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा फाइनेंशियल नेचर से, मतलब पैसों से, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर का मतलब पैसे से, ठीक है। अब बात यह है कि इस पूरे अकाउंट्स के डेफिनेशन में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, रिकॉर्ड्स। ये रहा वो रिकॉर्ड्स, ठीक। सब इसको सर्कल कर लेना, क्योंकि मेन लाइन मेन एक वर्ड यही होता है, ठीक है। कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच हैज अ फाइनेंशियल नेचर। मतलब आपको रिकॉर्ड करना है। अब भैया क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, लेकिन क्या रिकॉर्ड करना है, आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस का मतलब आदान प्रदान, लेन देन, इसको आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब बहुत किसी का मन में ये सवाल होगा कि रिकॉर्ड क्यों करें हम लोग, आदान प्रदान कोई कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड क्यों करें। तो सरल सी बात यह है कि जब एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को शुरू करता है तो वो एट द लास्ट ऑफ द ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम पे, एक साल के बाद, वो देखना चाहता है कि उसको बिजनेस में एक साल के दौरान बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब चूंकि अगर हम लोग कहीं पर किसी चीज को लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड मेरे पास सेव रहता है, ठीक है। वो क्या रहेगा, मेरे पास सेव रहेगा कि हाँ इस तारीख को मैंने इस पर्सन को इतने का सामान बेचा था, जिसके कारण मुझे इतने का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। इसी के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि मुझे याद रहे, ठीक। अभी आप लोग से अगर मैं पूछ लूंगा कि 10 दिन पहले का रिकॉर्ड आप लोग बताओ, 10 दिन पहले आप लोगों ने क्या क्या किया, किसी को याद है, किसी को याद नहीं होगा, ठीक है। अरे मुझे तो परसों का याद नहीं, तो 10 दिन तो बहुत पुराना बात है कि नहीं। तो उसी तरह क्या होता है, बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शंस को भूल ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे आप लोग अभी लिख रहे हो, अभी आप लोग मत लिखो, 10 दिन बाद मैं यही सवाल पूछूंगा कि मैंने शुरू के दिन में आपसे क्या पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था, आप लोग नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए आज रिकॉर्ड कर रहे हो, एक लिख रहे हो, डेट दियो कि नहीं, डेट के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि 10 दिन पहले या 10 दिन बाद अगर कोई चीज को याद रखना है तो रिकॉर्ड कर लेना सबसे अच्छा चॉइस होता है। रिकॉर्ड कर लो, भले आप भूल जाओ, कॉपी में तो पढ़ा है, देख के याद आ जाएगा कि हाँ भैया एक दिन कुछ हुआ था पढ़ाई, है ना, हम पढ़ाए थे कुछ। तो उसी तरह होता है रिकॉर्ड, ठीक। अब रिकॉर्ड क्या है, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है, आप लोग समझिएगा कि बिजनेस में बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स का मतलब क्या, कोई पार्टी देना, ठीक है, हम पार्टी दिए, मेरे पार्टी में बहुत सारे फिल्मी स्टार्स आए, नेता है, ठीक है। अब वो जो फाइनेंशियल इवेंट्स था, ठीक है ना, वो जो इवेंट था वो पॉजिटिव था मेरे लिए। क्यों, क्योंकि अब मैं सभी मीडिया एंड न्यूज़पेपर की सुर्खियों में हूँ, मेन लाइन में मेरा पार्टी का बात हो रहा है कि मेरे पार्टी में इतने बड़े बड़े फिल्मी स्टार हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हैं ना। तो ये इवेंट्स जो होता है वो मेरे बिजनेस के लिए पॉजिटिव इवेंट्स माना जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इवेंट्स भी होते हैं, जैसे मजदूर लोग फैक्ट्री में स्ट्राइक लगा दिया, फैक्ट्री में आग लग गया, दंगा फसाद हो गया, या कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, तो वो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। तो बिजनेस में हम लोग नेगेटिव इवेंट्स को क्या करते हैं, हटा के रखते हैं, पॉजिटिव इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि फायदा तो हमें उससे है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को क्या कर लो, लिख लो, कहीं पर क्या कर लो, कॉपी पेन से लिख लो, ठीक है। अब वो याद रखे कौन सा नेचर होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर, मतलब इसमें या तो पैसा आ रहा होगा या तो फिर जा रहा होगा,
ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है या आना या फिर जाना पैसे का, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करो, तो रिकॉर्ड कर लो कहीं पर की हो जाए, ठीक है। अब समझिए कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं अलग से कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं बोलूं कि रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कहीं पर रिटेन करना, ठीक है, कहीं पर क्या करना, लिख लेना, वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मुझे कुछ आज जरूरी कोई काम था तो मैंने क्या किया, उसको आज का डेट देके लिख लिया। अब 10 दिन बाद मुझे याद करना है कि आज के दिन मैंने क्या प्रॉमिस किया था किसी को या फिर क्या करना था, तो मैं क्या करूंगा, उस पेज को निकालूंगा, आज का डेट देखूंगा और देख लूंगा कि मैंने क्या लिखा। मतलब मुझे याद नहीं था लेकिन मैं रिकॉर्ड किया तो मुझे याद हो गया, तो वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक। रिकॉर्ड का मतलब कहीं पर लिख लेना, ठीक है। रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि आपको कोई भी चीज याद रहता है और वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब, ऑर्गेनाइज का मतलब बेसिकली आप लोग ये समझ सकते हैं कि डेट वाइज, ठीक है ना। मतलब आज कितना तारीख है, अगर मैं बोलूँ आज 27 तारीख है जो कि है, अब कल क्या होगा 28 तारीख, फिर 29 तारीख, फिर 30 तारीख। तो एक सीरियल वाइज एक सीरीज है ना, सीरीज होता है। डेट के बाद जो नेक्स्ट डेट आता है वो एक सीरीज होता है। ऐसे नहीं कि आज 27 है तो कल का ट्रांजेक्शन में मैं 26 तारीख डाल दूंगा, फिर मैं 1 तारीख डाल दूंगा, फिर मैं 2 तारीख डाल दूंगा। मतलब दिन वही जा रहा है लेकिन मेरा डेट इधर से उधर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, जो कि गलत है बिजनेस में। बहुत ही ज्यादा गलत माना जाएगा इसे बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आप सीरियल वाइज नहीं कर रहे हो काम, ठीक है ना। सीरियल वाइज एज ए डेट, और कई बार बिजनेस में डेट के साथ टाइम भी होता है। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, ये पूरा टाइमिंग भी होता है स्लॉट, कि कितने घंटे में, कितने मिनट्स में, कितने सेकंड्स में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। आप लोग कोई बिल लोगे ना तो बिल में देखना रिकॉर्ड एट टाइम, AM PM सब चीज दिया हुआ रहेगा, वो बिजनेस का रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। वो ऑर्गेनाइज क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा आपका ट्रांजेक्शन्स। क्या रहेगा आपका, ट्रांजेक्शन्स। और ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइज रहेगा वो किस तरह से रहेगा, वो रहेगा डेट वाइज, ठीक है। वो कौन सा रहेगा, डेट वाइज। अब डेट पे फोकस कीजिए। यहां पर मैंने कॉमर्स पर फोकस करवाया, यहां पर मैंने रिकॉर्ड में करवाया, और यहां पर मैंने डेट पे करवाया, ठीक। रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइज हो, और ऑर्गेनाइज किसके थ्रू रहेगा, वो डेट वाइज ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक। अब चूंकि डेट क्या है, डेट भी हम लोग को मैटर करता है कि डेट कौन से तारीख को कितने बजे कितने सेकंड में AM था या PM था, वो चीज देख के आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है वो ट्रांजेक्शन जो आपने बिजनेस में किया, बराबर है। अब डेट जो होता है वो एक बिजनेसमैन 2 तरीकों से ले सकता है, ठीक है। याद रखिए कि बिजनेस का सबसे पहला असूल है कि डेट। एक बिजनेसमैन हमेशा गलती कर सकता है किसी भी सेक्टर में। बिजनेसमैन बहुत गलती कर सकता है डिसीजन लेने में, ठीक है ना, या फिर किसी सही टाइम पे किसी एक्शन को लेने में, लेकिन डेट में कभी भी उसको गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलती करती है तो बहुत ही खराब बिजनेसमैन माना जाएगा उसे, ठीक है। अब डेट क्या होता है, तो समझिए कि एक बिजनेस का अपना एक डेट होता है, ठीक है। वो हमारे जैसे इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता कि कोई भी डेट को कितने भी जाए कोई काम कर दे, उसका अपना डेट होगा, ठीक है। तो डेट जो होता है उसका वो क्या रहता है, एक रहता है फाइनेंशियल ईयर, एक रहता है आपका फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा रहेगा आपका कैलेंडर ईयर। अब समझिए फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है। अब समझिए कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो बिजनेस का शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक। अब सबको अजीब लगेगा नहीं, ये कौन सा डेट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो समझिए अप्रैल का ये 2010 है ना, तो 31 मार्च 2011 होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर, ये प्रीवियस ईयर और ये नेक्स्ट ईयर, ठीक। अब गैप करो, गैप खोजो कितना महीने का है ये है आपका पूरा 12 महीने का, और एक साल भी क्या होता है 12 महीने का, तो हुआ ना। कैलेंडर ईयर का मतलब जो कैलेंडर में रहता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, और ये रहेगा आपका सेम ईयर, मतलब यहाँ 2010 तो इधर भी 2010, बस यहाँ क्या होगा 2010 से 2011 नेक्स्ट ईयर जंप कर जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितने का रहेगा
12 महीने का रहेगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसे हाँ बेंच के नीचे करो ऐसे करके कि सर हम सही समझा रहे कि नहीं, हमारे यहाँ तुम। चलो दो, एक फाइनेंशियल हो गया, कैलेंडर ईयर, ठीक। अब फाइनेंशियल ईयर इसी के क्यों माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ही क्यों, समझो एक चीज। मार्च के बाद आता है अप्रैल, 31 मार्च के बाद ठीक क्या आएगा, 1 अप्रैल। और अप्रैल का महीना वो महीना होता है जब एक एक बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट का या अपने जो भी इनकम होता है उसका टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब पैसा लेना शुरू करती है बिजनेसमैन से, 1 अप्रैल। मतलब मान के चलो अप्रैल के महीने में कभी भी क्या करेगी, उससे टैक्स वसूलना शुरू कर देगी बिजनेसमैन से, ठीक है। तो ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही चुनते हैं। क्यों भैया, 1 अप्रैल को चालू करेंगे, एक साल एकदम मेहनत से पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, और उसके बाद अगले साल 1 अप्रैल को पैसा दे देंगे किसको, इनकम टैक्स को, ताकि फंस ना जाए। लेकिन जनवरी में, दिसंबर में क्या है, ये भी तो वही है। लेकिन समझो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना करके ही चौथे महीना उसको क्या देना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स। अब बताओ कि आप लोग 12 महीना मेहनत करके पैसा कमाओगे फिर पैसा दोगे इनकम टैक्स को, कि आप लोग 3 महीना कमा के इनकम टैक्स देने जाओगे। भैया ज्यादा कमाते हैं ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कमाते हैं, एक साल पूरा कमाएंगे, उसके बाद अगले साल क्या करेंगे, उसका इनकम टैक्स उसको पे कर देंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उद्योगपति जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही चुनते हैं, सबसे बेस्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन कैलेंडर ईयर कौन चुनते हैं, कैलेंडर ईयर छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे शॉप ओनर्स जो होते हैं, है ना, वो सब चुनते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी भी कैलेंडर ईयर नहीं चुनते हैं, 1-2 को छोड़ के। लेकिन उसे भी हम बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसमैन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कॉमर्स क्या है। ये कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज का मतलब क्या, एक्सचेंज का मतलब फाइनेंशियल नेचर, मतलब पैसों से लेन देन जो भी होगा उसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये नहीं कि वो हमको गुड्स दे रहा है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं, नहीं, गुड्स के बदले में एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसे पे करना पड़ता है मुझे। अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, अकाउंट्स का मतलब हो गया कि रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच हैज अ फाइनेंशियल नेचर। मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। तो रिकॉर्ड अगर हम लोग करेंगे, कहीं पर लिखेंगे, तो ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड करना होगा, ऑर्गेनाइज मतलब डेट वाइज करना होगा, और जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा, डेट वाइज रहेगा, बराबर है। अब डेट जो होता है वो कब शुरू होगा फाइनेंशियल बिजनेसमैन का, एक फाइनेंशियल और एक कैलेंडर ईयर, ठीक। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर जाएगा, और कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर जो सेम ईयर रहेगा, ठीक। ये आप लोग क्या हो गया, बिजनेस हो गया। कि बिजनेस का सबसे मेन चीज क्या है कि बिजनेस को पहले समझिए। बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स ही आपका क्या करता है, सब प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। अब अगर आप रिकॉर्ड्स नहीं करोगे, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करोगे, कहीं पर कुछ लिखोगे नहीं, और आप सोचोगे कि 1 साल के बाद एकदम मतलब करोड़ों लाखों अरबों रुपया हम क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट कर चुके हैं, गलत फहमी है, उल्टा लॉस कर बैठोगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला नियम है या तो कैश में बेचो या फिर उधार में बेचो। तो उधार में चूंकि अगर बेच दिए और कहीं लिखे नहीं तो आपको तो होगा नुकसान। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो कि मैं भी तो किसी से खरीदूंगा उधार में, लेकिन वो लिखेगा, आप नहीं लिख रहे हो, तो नुकसान आपको होगा, वो तो वसूलने के लिए आ जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं या कुछ किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड करने से कभी भी आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, चाहे अपनी पढ़ाई पे हो, चाहे किसी भी फिजूल सी बातों में हो। लेकिन रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा आसान और जरूरी है बिजनेस में। और आसान में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्ड करना इजी क्यों है और किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है। और अगर आप लोग किसी को भी डाउट होता है तो बताइएगा मुझे, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए बाय।